अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आज का लेक्चर बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में उन बुनियादी फंडामेंटल क्वेश्चंस का मैं आंसर कर रहा हूंगा जो कि आप में से अक्सर बच्चों के जहन में आते हैं जब वो क्लास 12 या A2 की पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चंस रहते हैं वो? सर, हमने जब अपना 9th या O लेवल्स स्टैंडर्ड के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया था तो हमने अपना एक ड्रीम करियर सोचा था। लेट्स से कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, बल्कि आपके केस में चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई और किसी अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहता है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करना है, क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस टेस्ट कब होता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे क्रैक करना है, क्या उसे क्लास 12 के साथ लेके चलना है या अलग से क्लास 12 को पढ़ने के बाद पढ़ना है। तो इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर आज के लेक्चर में किया जा रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। देखो मेरे बच्चे, आपने जिस भी किसी यूनिवर्सिटी का टारगेट रखा हुआ है कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए या उस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक एडमिशन टेस्ट होता है जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम देते हैं। मुझे पता है बहुत फंडामेंटल बातें हैं, ये आपको डेफिनेटली पता होंगी, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता हो कि हम कोई पॉइंट मिस करके नहीं आए। ठीक है सर, एप्टीट्यूड टेस्ट कौन कौन से होते हैं? भाई अगर आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो मेरे बच्चे आपके पास ECAT का एग्जाम होता है। अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसको हम ब्रॉडली MD-CAT का एग्जाम कह देते हैं। सिमिलरली अगर आपने किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसको हम B-CAT कह देते हैं। लेकिन सर ECAT तो वो टेस्ट होता है जो पंजाब में कंडक्ट होता है सिर्फ पंजाब की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए। बच्चे नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फंडामेंटली ECAT क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो NAD का टेस्ट, भले NAD वाले उसे कुछ भी कहें, है वो ECAT। मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट वो कुछ भी कहें, है वो ECAT। सिमिलरली NUST का टेस्ट उसे वो नेट कहते हैं, NET, NUST एंट्रेंस टेस्ट, है वो ECAT। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई? तो ये आपके पास क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो सर क्या हमें हर यूनिवर्सिटी जो हमने सोची हुई है, जैसे अगर मैं हूं, मैंने कॉमसेट्स में जाना है, तो क्या मुझे भी देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर मैं हूं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डाउ यूनिवर्सिटी में जाना है, मैंने किंग एडवर्ड में जाना है, मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज में जाना है, मैंने आगा खान में जाना है, मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो क्या मुझे भी एप्टीट्यूड टेस्ट देने पड़ेंगे? बिल्कुल मेरे बच्चे देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे मेरे बच्चे, वरना एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा और एक नहीं अच्छा पढ़ने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी उनमें तमीज कैसे करेगी कि इसमें से किसको दाखला दिया जाए और किसको दाखला ना दिया जाए। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये तो हो गया हमारे पास टेस्ट। अच्छा, अब एप्टीट्यूड टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो अहमियत की हामिल क्यों है, जरा इस बात को समझिएगा कि एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है ना वो अहमियत की हामिल क्यों है। यहीं पे बताते हैं क्योंकि आगे वाली स्लाइड में मैंने कुछ और बातचीत करनी है आपसे। ठीक है, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट सोशल अकाउंट से ना मुझे रिसीव होते रहते हैं, तो उनके ऊपर ये एक लेक्चर डिजाइन किया गया। अब देखो मेरे बच्चे, अभी तक आप क्या पढ़ते आए थे? जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने रिसेंटली क्लास 11 के एग्जाम दिए होंगे। जी सर, दिए थे हमने क्लास 11 के एग्जाम। उस क्लास 11 के एग्जाम में गौर से सुनिएगा, आपको एक डेट शीट मिली होगी, या आप में से बाज लोगों ने AS के एग्जाम दिए होंगे, उनको भी डेट शीट मिली होगी। उसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट था फिजिक्स, एक सब्जेक्ट था लेट्स से केमिस्ट्री या कंप्यूटर, एक था लेट्स से मैथ्स, एक था आपके पास बायो, इस तरह से और सब्जेक्ट्स थे। आपका जिस दिन, गौर से सुनना मेरी बात, आपका जिस दिन फिजिक्स का टेस्ट था या फिजिक्स का पेपर था आपका बोर्ड का या AS का, उस दिन आपका शेड्यूल में कोई और पेपर तो नहीं था। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जिसका फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का भी पेपर रहा हो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। या केमिस्ट्री के साथ मैथ्स का पेपर हो या बायो का पेपर हो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। हमें तो गैप भी मिला था 1 से 2 दिन का, या 1 दिन का तो मिनिमम था ही था। तो बच्चे अब तो गौर से देखो, आपने फिजिक्स का पेपर दिया एक पर्टिकुलर डे में और आपको इसके अलावा किसी और चीज की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब जरा यहां पे कहानी में ट्विस्ट समझो। मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं जो कि MD-CAT वालों का
एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी मिसाल लेते हैं। अभी होने भी वाला है, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा पीएमडीसी कंडक्ट करने जा रही है, ऐसे ही। और अभी जो डेट आई है वो 26 अक्टूबर की डेट आई है। अब जरा इसकी मिसाल समझते हैं। पीएमडीसी का जो टेस्ट है 26 अक्टूबर को जो आपके जैसे बच्चे देंगे, अब उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनसे पूछे जाएंगे? और से सुनो, क्या उनसे सिर्फ फिजिक्स पूछी जाएगी? नहीं। केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी? जी सर। क्या बायो भी पूछी जाएगी? जी सर। क्या इंग्लिश भी पूछी जाएगी? जी सर। क्या लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी? जी सर। और नंबर एक, जब आपने अभी तक जो टेस्ट दिया उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का इम्तिहान होता था एक दिन, वो भी एक स्टैंडर्ड का। भाई आप में से जो बच्चे क्लास 11 का पेपर देंगे, उनका जिस दिन फिजिक्स का पेपर है उस दिन उनसे सिर्फ क्लास 11 की फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। कोई बच्चा आपसे या कोई एग्जामिनर आपसे क्लास 12 की फिजिक्स तो नहीं पूछेगा, 9th या 10 के फिजिक्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। आपको आपकी किताब पता है, उसी में से आपसे क्वेश्चन होता है। अगर आप पंजाब बोर्ड के हो तो आपने अपनी पंजाब बोर्ड की किताब पढ़ी, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से लगाए, उसकी एग्जांपल अच्छे से करी, आपको पता है उसी में से पेपर आएंगे, बल्ले बल्ले आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मजीद सोने पे सुहागा करने के लिए, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए आपने 5 इयर्स भी अच्छे से रट लिए। अब तो बाहर से कोई सवाल पूछा जा ही नहीं सकता। तो आपने बोला सर इससे अच्छा हमारे पास क्या हो सकता है? अब जरा यहां ट्विस्ट सुनो। पहली चीज तो यहां पे मेरा बेटा आपसे एक सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन पूछे जाएंगे। और से समझो। अच्छा ये मैंने मिसाल पीएमडीसी के लिए, ऐसे ही इंजीनियरिंग में होता है, ऐसे ही बिजनेस में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली मुख्तलिफ होते हैं हर एक के, ठीक है। तो सब पूछा जाएगा। ओहो, एक पहला मसला तो यह आ गया। दूसरा मसला मेरा बेटा, यहां पे सिर्फ क्लास 11 की बात नहीं चलेगी, यहां पे आपको क्लास 11 का और क्लास 12 का दोनों का पता होना चाहिए। क्या मतलब सर? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीएमडीसी वाले, गौर से सुनना, जो पीएमडीसी वाले हमसे लेट्स से इस साल वाले बच्चों के लिए, जो 2025 के बच्चे, उनके लिए अगर मैं बात करूं, 2025 के जो मेडिकल के बच्चे हैं, वो 26 अक्टूबर को जब पेपर देने जाएंगे तो क्या वो ये एक्सपेक्ट करें कि उनके सामने जो पेपर आएगा उसमें जो फिजिक्स का सेक्शन होगा उसके अंदर क्लास 11 से भी क्वेश्चंस होंगे, क्लास 12 से भी क्वेश्चंस होंगे? बिल्कुल। उसमें केमिस्ट्री 11 12 दोनों की होगी? बिल्कुल। बायो भी दोनों की होगी? बिल्कुल। इंग्लिश भी कंप्लीट होगी? बिल्कुल। एलआर भी कंप्लीट होगी? बिल्कुल। तो पहले तो आप ये देख लो कि आपने कितना बड़ा एक सिलेबस मुकम्मल करना है। दूसरी चीज, अभी तक जब आपने अपने पेपर दिए बोर्ड लेवल पे या मेरे बच्चे आपने अपने कैम्ब्रिज लेवल पे, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि ए लेवल्स कर रहे होंगे, तो आपने अपने अपने बोर्ड की रिकमेंडेड बुक्स फॉलो करी। शायद आप में से कोई एक आधा होगा जो कि क्रॉस बोर्ड जाके पढ़ता होगा। सिंध वाला पंजाब को शायद पढ़ता हो, पंजाब वाला केबीए को बहुत शायद, रेयर चांसेस है, 0.01% शायद कोई बच्चे ऐसे मिले जो कि ऐसे क्रॉस बोर्ड पढ़ते हो। जरूरत भी नहीं होती बोर्ड लेवल पे। यहां पे क्या सीन है? यहां पे देखो मेरे बच्चे, आपको सामने ना एक स्निपेट लगा नजर आ रहा है। ये स्निपेट मैंने नस्ट की वेबसाइट से लिया है, इसको मैं लिख भी लेता हूं ताकि आपको ये और वाज़े अंदाज में नजर आ रहा हो। ये स्निपेट मैंने नस्ट की वेबसाइट से लिया है। इस पे देखो पॉइंट गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि आपने जब एंट्रेंस टेस्ट फॉर नस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है तो आपने हायर सेकेंडरी बोर्ड्स की तरफ से जितनी टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं पाकिस्तान भर में, वो आपने कंसल्ट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी एक बोर्ड से रेलेवेंट नहीं होगा, किसी एक बोर्ड से स्पेसिफिक नहीं होगा। इसका मतलब ये सारा आपने डिफरेंट बोर्ड से मिला के पढ़ना है। इससे अब हमने सीखा क्या मेरे बच्चे? हमने सीखा ये कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, वो खाला जी का घर नहीं है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि अभी तक हमने ये सोचा था कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, 11 के बाद 12 के पेपर देंगे और जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो हमारे रास्ते में फूल बिछाए खड़ी होगी, बोलेगी आ जाओ आपको हम डॉक्टर बनाएं, आ जाओ आपको हम इंजीनियर बनाएं। लेकिन रास्ता तो है, लेकिन कठिन है, दुश्वार रास्ता है। आपने उसके एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना है, तब जाके वो फूल भी बिछाएंगे और आपको ओरिएंटेशन सेशन भी दे रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो अब एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना क्यों जरूरी होती है? इसलिए कि मेरे बच्चे, अभी तक आप जो कुछ पढ़ते आए थे वो
इररेलेवेंट है एप्टीट्यूड टेस्ट से, मतलब डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। अभी तक आपने बोर्ड लेवल को सामने रख के पढ़ा, अभी तक आपने एक सब्जेक्ट पर डे टेस्ट के हिसाब से तैयारी करी। अब क्या सीन है, क्रॉस बोर्ड पढ़ना है। जितने रेलेवेंट मटेरियल है सारे बोर्ड्स का, चाहे वो कैम्ब्रिज का हो या लोकल बोर्ड्स का हो, वो पढ़ना है आपने। नई किताब हो या पुरानी किताब हो, अगर वो किसी बोर्ड की किताब में कोई टॉपिक है तो वो आपने पढ़ना है। 11 12 सब कुछ मिलाकर आपसे पूछा जाएगा। सबसे बढ़कर जुल्म क्या है कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो रास्ता तो कठिन है। अब उसकी तैयारी भी करनी है। ठीक है मेरे बच्चे, अब गौर से सुनो। एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर आई गेस कि हम लोग क्लियर हो गए होंगे कि हमें एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए और एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये मैंने मिसाल ली थी कि एमडी कैट की। एनईडी यूनिवर्सिटी वाले भी ऐसे ही अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं, नस वाले भी करते हैं, जीआईकेआई वाले भी करते हैं, प्यास वाले भी करते हैं, केपीके में आपका ईटीईए भी कंडक्ट करता है इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो ये एक मैंने मिसाल ली। ठीक है सर, एक और चीज, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो मेन गेम होता है वो किन चीजों का होता है। अब कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे सर हमें 11 का भी सिलेबस आता है, 12 का भी सिलेबस आता है, तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्या। देखो, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो मेन गेम है ना वो ये है कि आपके पास पूरा दिन नहीं होता एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। चलो इसी मिसाल पे आ जाते हैं। जो 26 अक्टूबर को पेपर होने जा रहा है पीएमडीसी का, इसके अंदर टोटल मेरा बेटा 180 मिनट्स है, यानी कि 3 घंटे का पेपर है। सही है सर। और इसके अंदर 180 एमसीक्यूज हैं। मतलब एक रफ कैलकुलेशन करो तो आपको यह पता चला कि 1 मिनट है एक एमसीक्यू का। 1 मिनट है किसका, एक एमसीक्यू का। 1 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू। इसका मतलब अगर आप पेपर में बैठे और आपने 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया एक एमसीक्यू पर, ये मिसाल दे रहा हूं, रफली इतना ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले एमसीक्यू का टाइम आप खा गए। 2 मिनट लगा दिए तो एक एमसीक्यू का टाइम तो आपका पूरा चला गया। तो ये जो गेम है ना, ये सारा का सारा गेम है मेरे बच्चे किसका, टाइम मैनेजमेंट का। और मेरा बेटा ये सारा का सारा गेम किसका है, प्रेशर या स्ट्रेस हैंडलिंग का। बिग डे का जो प्रेशर है या जो नर्व्स हैं, इनको कंट्रोल करना, ये सारा का सारा किस में आता है मेरे बच्चे, एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। अच्छे से सुनना। सर आप क्या डराने आए हैं? नहीं मेरे बच्चे, एक रियलिटी चेक देने आया हूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में जब आप जाओ तो आपने क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जानी है, ताकि आपके पास कोई अनहोनी ना हो, कोई अनोखी बात ना हो। सब चीजें पता हो कि बिलाल भाई ने आपको सब चीज ऑलरेडी बताई हुई है। क्लियर है सर? क्लियर है। चले अब सर मुझे एक बात बताएं, हमें ये सारी बात आपकी समझ में आती है। अब आप ये बताएं इसकी तैयारी हमें शुरू कब करनी चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आप क्लास 12 में आ चुके हो, अगर आपका A2 शुरू हो चुका है, तो आपके साथ वाले बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। सर क्या मतलब क्लास 12 के साथ तैयारी करें? बिल्कुल। क्यों सर? अभी बताते हैं क्यों सर। एक स्लाइड मैंने ऐड करी है, ये आपको नजर आ रही होगी, आप जरा गौर से देखना। यहां पे मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की ना डेट्स मेंशन करी है। सबसे पहले नस्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखो गौर से, नस्ट की जो नेट 1 और नेट 2 की डेट यहां पे है। नवंबर दिसंबर में आपका नेट 1 है, फरवरी में आपका नेट 2 है, फेब में आपका नेट 2 है। सुनना गौर से, ये कौन से फरवरी की बात हो रही है? 2026 की। और दिसंबर कौन सा? ये 2025 का। अमूमी तौर पे एक बच्चा अपना क्लास 12 जो शुरू करता है, अमूमी तौर पे रफली स्पीकिंग, वो जुलाई में शुरू करता है या जून में शुरू करता है। जून में वैसे बहुत कम करते हैं, जुलाई या अगस्त में शुरू करता है। अब आप समझो गौर से, जुलाई या अगस्त 2025 में आप में से अक्सर बच्चों ने अपना क्लास 12 शुरू किया होगा। और नस्ट वाले जालिम ये क्या कर रहे हैं, ये इसी साल के दिसंबर में अपना इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप में से वो अक्लमंद बच्चे कि जिन्होंने अपनी तैयारी इस पॉइंट पर शुरू कर दी थी, इस पॉइंट पर शुरू कर दी थी, दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल इक्विप्ड टू टैकल दिस टेस्ट। तो सर हम नेट 3 दे देंगे, हम नेट 4 दे देंगे। बिल्कुल आप दे सकते हो। बेस्ट अमंग द 4 काउंट होता है। अब आप सोचो, समझो एक बात गौर से। अगर मैं आपको बोलूं आपने साइकिल चलानी है और आपने मेरे सामने एक बार साइकिल चलाई, फिर अगले दिन फिर साइकिल चलाई, अगले दिन फिर साइकिल चलाई, आप सबसे अच्छी साइकिल कब चलाओगे? तीसरी दफा में, अगर आपने सीखना भी शुरू किया। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे दैट विल इवेंचुअली मेक यू परफेक्ट। तो जो नेट 1 दे रहा है
अगर उसका स्कोर नेट 1 में कम आया होगा वो नेट 2 देगा देगा। आपके लिए वो पहला एंट्रेंस टेस्ट होगा और नेट 1 दिए हुए के लिए वो दूसरा होगा। किसके चांसेस बेटर हैं टू आउट परफॉर्म? गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा ये अटेम्प्ट करोगे और जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना आपका चांस, क्योंकि ये गेम किसका है? कंपटीशन का। इसमें सब लोग एक ही उसमें है, रेस के अंदर है। जो आगे निकलेगा ऑब्वियस सी बात है एडमिशन वही सिक्योर करेगा। तो हमारा ये था कि व्हाई शुड यू स्टार्ट अर्ली। अच्छा, और इसकी मिसाल दे देते हैं। एक तो चलो नस से दे दी, सर हम तो नस में जाना ही नहीं चाहते। चलो इधर आ जाओ, आपने एनईडी में जाना है? नहीं सर हम तो मेडिकल वाले बच्चे हैं। कोई इशू नहीं है। मेडिकल वाले बच्चे जो होते हैं, मेडिकल का आपको अगर मैं एक रफ वो दूं, मेडिकल के अंदर हर साल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट जो है ना वो अपेयर होता है पूरे पाकिस्तान में। और पूरे पाकिस्तान में जो सीट्स है ना वो हार्डली 8,000 के अराउंड है। हार्डली बता रहा हूं, ये भी मैं, पूरे पाकिस्तान में सीट्स कितनी है? हार्डली 8,000 है पब्लिक कॉलेजेस की सीट्स मिलाकर। क्लियर है? अब मेरे बच्चे गौर से सुनना और समझना यहां पे जरा। आप अगर इसका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जाओगे ना, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए 10,000 मानूं, वैसे तो 10,000 नहीं है लेकिन रेशियो कैलकुलेशन के लिए आसान कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने यहां से एक चीज सिखानी है, एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हम क्यों देंगे उसकी एक, ठीक है, बात को समझो जरा। आपके पास ओवरऑल बच्चा कितना है? 2 लाख, यानी कि 200,000 इतना बच्चा है। ठीक है सर, सीट्स मैंने मानी भी है 10,000, इतनी नहीं है, 8,000 से भी कम ही है वैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास तकरीबन 10,000। 3 0 से 3 0 मर गया, ये चला। क्लियर हो गया? ये ऊपर न्यूमरेटर में मेरा बेटा मैंने क्या कंसीडर किया था? न्यूमरेटर में मेरे पास थी अवेलेबल सीट्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या थे? स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब यह है कि आपके पास हर 20 स्टूडेंट कंपीट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो मेरे बच्चे जो कंपटीशन चल रहा है वो क्या है? 20 स्टूडेंट्स फॉर 1 सिंगल सीट। अब आप इसके अंदर देखो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा कि क्यों जल्दी शुरू करना है, क्यों बेहतर अंदाज में प्रिपेयर करना है, क्यों एक्सपर्ट टीम के साथ प्रिपेयर करना है। तो 20 स्टूडेंट्स एक सीट पर। अब इसका जो मेरा इसका जवाब था, ये मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूं और मुझे खुशी है कि इस साल मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। हमारे पास, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि खासतौर पर जो मेरे मेडिकल के बच्चे हैं, मैं कहता हूं कि देखो जितनी भी आपके इलाके में इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे कराची में जो लोग हैं एनईडी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह कराची के अलावा सिंध के अंदर बाकी लोगों के पास मेहरान यूनिवर्सिटी है, कायदे अवाम है, इसी तरह पंजाब के अंदर यूईटी है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स होती हैं। यानी कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए क्या होती हैं? सीट्स अवेलेबल होती हैं। अब आप में से वो बच्चा जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है लेकिन एनईडी का टेस्ट अटेम्प्ट करता है, तो उसकी प्री मेडिकल की डिफरेंट जो सीट्स यहां पे है उसमें उसकी पोजीशन पक्की हो सकती है। लेकिन सर हमने तो सोचा हुआ है कि हमें चाहिए क्या? हमें तो व्हाइट कोट चाहिए। तो मेरा बेटा आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है कि आप एमडी कैट अटेम्प्ट ना करो। आप एमडी कैट अटेम्प्ट करो, लेकिन उससे पहले खुदा ना करे एमडी कैट के दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई और मसला हो जाए, आप पेपर ना दे सको या पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अच्छा ना हो, तो ड्रॉप ईयर तो नहीं लेना पड़ेगा। ड्रॉप ईयर लोगे भी तो खाली खुली तो ड्रॉप ईयर नहीं होगा, आपका एटलीस्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो सिक्योर हुआ होगा। अब आप देखो ये जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, वो टेस्ट अपना कब कंडक्ट कर रही है? एनईडी का राउंड 1 कब है? मई के अंदर। राउंड 2 कब है? जून के अंदर। इसी तरह आप मेहरान का देखो, इसी तरह आप यूईटी का देखो, इसी तरह आप खुशदार यूनिवर्सिटी का देखो, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी का देखो, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो रहा है कि व्हाई टू स्टार्ट अर्ली, क्या फायदा है इसका? और सर और बताएं क्या फायदा है इसका? देखो मेरे बच्चे, आप जितना जल्दी शुरू करते हो उसका फायदा यह है कि आपका जो कोर्स है वो भी उतनी जल्दी कंप्लीट होगा। कोर्स आपका मेरा बेटा जितनी जल्दी कंप्लीट होगा, अल्टीमेटली आपके पास रिवीजन का उतना ज्यादा टाइम है। और मैं हमेशा कहता हूं कोर्स कंप्लीट करना अकेला सफिशिएंट नहीं है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट, रिवीजन एंड मॉक एग्जाम्स, रिवीजन और फुल लेंथ पेपर, ये चीज है जो आपको लॉन्गर रन में आगे लेके जा रही होगी। कोर्स जज्बाती होकर सब कंप्लीट कर लेते हैं, बस जिस चीज में मार खाते हैं ना वो प्रैक्टिस
और टेस्ट देने में मार खाते हैं, बच्चा टेस्ट नहीं देता, मार खाता है। टेस्ट नहीं दोगे, एग्जामिनेशन पैटर्न का और एग्जामिनेशन के स्टाइल क्वेश्चंस का आपको कभी भी आइडिया होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, वाई टू स्टार्ट अर्ली का एक आंसर मैं आगे भी करूंगा। अब मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूं, ये मैंने वैसे आपको आगे भी दिखानी है, लेकिन इसमें आपको ये बच्ची नजर आ रही है, अरीबा। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो उसको आप पढ़ोगे तो इस बच्ची ने 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए। सर और भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं, इसको क्यों स्पेसिफिकली आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? इसलिए कि ये बच्ची हमारे प्री मेडिकल बैच से थी। दो बच्चियां और थी, एक उष्णा थी, एक बच्ची और थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूं। दे स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लिए और इनका एडमिशन एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो गया। ये वीडियो कब बन रही है? सितंबर के मिड में। और एमडी कैट कब होने वाला है? 26 अक्टूबर को। अब आप अंदाजा करो कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा माशाल्लाह से, क्या कि ये बच्चे ऑलरेडी एक अच्छे इदारे के अंदर सीट सिक्योर कर चुके हैं और अब अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी एग्जाम देने जा रहे हैं ऑन द 26 अक्टूबर। अल्लाह ताला कामयाब करे। तो ये बताने का मकसद था व्हाई टू स्टार्ट अर्ली, कि आपने क्यों जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है ताकि आप अपॉर्चुनिटीज और चांसेस मिस ना करो। देखो प्रिपरेशन तो आपने बाद में भी करनी है, जल्दी करने का फायदा क्या होगा कि जितनी अपॉर्चुनिटीज रास्ते में आएंगी वो आपको मिलती जा रही होंगी। जितना लेट शुरू करोगे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से उतनी निकलती जाएंगी। ठीक है सर, आगे चले, मजीद बताएं। ये इसका मैंने आपको कुछ हद तक आंसर कर दिया कि हाउ एटी प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स एंड ए लेवल्स। ठीक है, क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आप स्ट्रिक्टली अपनी किताब और एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम और पास पेपर के माइंडसेट को लेके चल रहे होते हो। यहां पर हम लोग क्रॉस बोर्ड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सब चीज पढ़नी है, सवाल कहीं से भी आ सकता है वाले थॉट प्रोसेस वाले माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा जहन में रखना। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि मेरा बेटा आप कहीं से भी एटी की प्रिपरेशन करना शुरू करो, आप ये देख लिया करो लाजमी आपके पास जो फैकल्टी है आया उस फैकल्टी का एक्चुअल में एप्टीट्यूड पढ़ाने का, ई कैट एमडी कैट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये बहुत मैटर करता है। मैंने अक्सर, जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, फिजिक्स के अंदर जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये एक इक्वेशन है फिजिक्स के अंदर। इससे रिलेटेड मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डिटेल लेक्चर भी अपलोड किया था, शायद आपने देखा हो। ठीक, तो अब ये जो इक्वेशन है, आपका जो बोर्ड का इम्तिहान होगा ना, उस बोर्ड के इम्तिहान में वो आपसे इस इक्वेशन की डेरिवेशन मांगेगा। क्या मांगेगा भाई? डेरिवेशन मांगेगा। और अक्सर ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आता है। 8 मार्क्स की डेरिवेशन है। अब आप यहां ना थोड़ा डिफरेंस फील करने की कोशिश करना। जितना भी आपका एंट्रेंस टेस्ट है ना, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, चाहे वो ई कैट है, एमडी कैट है, बी कैट है, वो सारे के सारे आपके हैं एमसीक्यू बेस्ड। वो क्या है? आपके एमसीक्यू बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपको इसकी डेरिवेशन आती है तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे आपको यह बताना है कि इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इसके एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपका एग्जामिनर आपसे कैसे पूछने वाला है। तो मुझे आपको इसके लिए तैयार करना है। अब मैंने अक्सर नोट किया कि एटी की प्रिपरेशन के नाम पे जो फैकल्टी है वो टाइम पास यूं करती है कि इस जैसे, अच्छा ये मैं कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले को, किसी भी मिसाल को डेरिवेशंस कराने में टाइम पास हो रहा है। डेरिवेशंस का आपको कोई फायदा नहीं होगा एमसीक्यू के अंदर। आपको हर टॉपिक से उसकी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। डेरिवेशन करा के आधा पौन 1 घंटा निकल गया, टाइम वेस्ट। क्यों? डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा, वो तो एमसीक्यू देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा सही आंसर लगा के दो इसमें। तुम्हें डेरिवेशन आती है, अच्छी बात है, नहीं आती उसकी तरफ से कोई कंसर्न नहीं है। एप्लीकेशन पता होना लाजमी है और एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चंस पता होना लाजमी है। जो बोर्ड के 5 ईयर में क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट एप्टीट्यूड लेवल क्वेश्चंस। वो बहुत सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ाओ लगा दिया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से ना आपने ये चीज ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब एक सवाल आता है, ये भी अक्सर बच्चों का क्वेश्चन था, सर हमने तैयारी तो करनी है, आप ये बताएं कि फिजिकल इंस्टीट्यूट बेटर रहता है या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बेटर रहता है?
मेरे नजदीक दोनों इक्वल है। डिपेंड आप पे करता है, आपने चंद एक पैरामीटर्स हैं जिसको सामने रखते हुए अपना डिसीजन लेना है। सर कौन कौन से हैं? नंबर एक, सबसे डिफाइनिंग जो पैरामीटर होता है ना भाई साहब, वो होता है फैकल्टी का। मैं बार बार इसे कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा। फैकल्टी सबसे बुनियादी और डिफाइनिंग पैरामीटर है जो कि यह तय करेगा कि आपने एटी प्रिपरेशन की जो जर्नी शुरू करी है उसका शिप राइट डायरेक्शन में सेल करता हुआ जा रहा है या नहीं जा रहा। ये वो फैकल्टी डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर किसी शिप का कैप्टन ही सही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, या उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो शिप को उन वाटर्स तक नहीं लेके जा सकता जहां तक शिप ने जाना है। अगर फैकल्टी इनएक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है प्रायर उसका एप्टीट्यूड लेवल का, तो आपको वो किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज सर, वो जो आपको मटेरियल देते हैं वो मटेरियल क्या एप्टीट्यूड लेवल का है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपका अपना जाती टाइम मैनेज कैसे हो रहा है। क्या मतलब सर, टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है? देखो समझो मेरे बच्चे, एप्टीट्यूड के अंदर या किसी भी तैयारी के अंदर, मिसाल के तौर पे आपकी सुबह में 9 बजे से दोपहर में 3 बजे तक क्लासेस होती हैं, ठीक है सर। और ऐसा होता है वीक में 3 से 4 दिन, मिसाल दे रहा हूं समझाने की। अब जो चीज आपको डिसाइड करेगी ना कि आप आगे कितना जाओगे, या आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे, या आप इंट्रेंस टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करोगे, वो चंद पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर ये भी है कि मेरा बेटा आप अपनी सेल्फ स्टडी को क्या टाइम दे रहे हो, यानी कि आपकी खुद की जो स्टडी है उसको क्या टाइम मिल रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि 3 से 9 किसी एकेडमी में बैठ गए, या मिसाल के तौर पे 9 से 3 किसी एकेडमी में बैठ गए और टीचर ने लेक्चर दिया और हमें समझ में भी आ गया, मसला हल हो गया, नहीं। आपने खुद से वो लेक्चर नोट्स का कितनी बार रिवीजन किया, आपको जो प्रैक्टिस शीट दी गई थी वो आपने कितने अच्छे से लगाई, आपने अपने नोट्स कितने अच्छे से प्रिपेयर किए, उनको रिवाइज कितने अच्छे से किया, आपने टेस्ट कितने अच्छे से दिया, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? सेल्फ स्टडी कहलाती है। आप खुद से कितना टाइम दे रहे हो, आपने ये देखना है कि आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम कहां मैनेज कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूं ये चीज करने के लिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी का टाइम आप कहां मैनेज कर सकते हो। अगर तो आप जा रहे हो किसी फिजिकल कोचिंग में जो कि आपके घर से बहुत दूर है, 1-1.5 घंटा आपको जाने में लगता है, 1-1.5 घंटा आपको आने में लगता है, तो 3 घंटे आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो गया। टाइम आने जाने में कम्यूट के अंदर, और एनर्जी, जाहिर सी बात है जब आप जाओगे तो रास्ता सारा का सारा ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल कारपेटेड रोड है, रास्ता भी ऊंचा नीचा है, हो सकता है कि आपकी तबीयत भी बोझल हो रही हो। तो क्या वो 3 घंटे जो आपके अफेक्ट हो रहे हैं वो मजीद 3 घंटे भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आपका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा क्या है मेरे बच्चे, इसके अलावा आपके पास यह है कि आपके पास आप जिस भी इदारे को सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, इनकी माजी में रिजल्ट हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि माजी में कितने बच्चों ने इन पर एतमाद किया और उसका क्या रिजल्ट रेशियो रहा। कोई एक इदारा है उसमें से सिर्फ 2 सिलेक्शन हुई, और एक इदारा है उसने कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट और अच्छी पोजीशन दिलाई है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर रहेंगे जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो। अब अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो मैं सबसे पहले एमडी-कैट 2024 के रिजल्ट से स्टार्ट करता हूं। सर एमडी-कैट 2025 का क्यों नहीं? अभी मैंने बताया 26 अक्टूबर 2025 को एमडी-कैट का एग्जाम है, तो उसके बाद उसके भी रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो एमडी-कैट 2024 के अंदर अगर मैं बताऊं तो मेरा बेटा हमारे पास 83 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पब्लिक कॉलेज में एडमिशन हुआ। ये, और मैं फिर बता दूं, ये वो बच्चा है कि जिसने अपना स्कोर हमारे साथ शेयर किया है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने के बाद स्कोर शेयर नहीं करते, ऐसे भी होते हैं, अल्लाह जाने क्यों नहीं करते, कोई मसलिहत रहती होगी उनकी, ठीक है। तो जिनका पब्लिक कॉलेजेस में हुआ है, सर पब्लिक कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या क्या, प्राइवेट कॉलेज क्या बुरे होते हैं? नहीं। देखो बच्चे, हम जितने भी लोग हैं ना, अमूमी तौर पे वो एक एवरेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं फाइनेंशियली। पब्लिक कॉलेज का फायदा ये होता है कि आपकी जो फी है वो आपके गार्जियंस के अफोर्डेबल रेंज में रहती है।
और पब्लिक कॉलेज होते भी अच्छे हैं। किस लिहाज से? मेरिट के लिहाज से, पढ़ाई के एतबार से, रिसर्च वर्क के एतबार से, दुनिया भर में रैंकिंग के एतबार से। जैसे अगर आप में से किसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का सुना है तो हमेशा अच्छे लफ्जों में ही नाम सुना होगा। खैबर मेडिकल कॉलेज सुना है तो अच्छे में ही सुना होगा। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस सुना है तो अच्छे में ही सुना होगा। डाउ यूनिवर्सिटी सुना है, जिन्ना सिंध मेडिकल सुना है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो अगर आपने सुना है तो अच्छे लफ्जों में नाम सुना होगा। दीज ऑल आर पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस। तो प्राइवेट के अंदर भी बहुत सारे बच्चों का हुआ, उनको तो हम गिनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के अंदर एक तो एडमिशन सिक्योर करना आसान है, उसमें आपकी फाइनेंशियल बैकबोन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बस, और इतना ज्यादा मेरिट या कंपटीशन इतना अच्छा नहीं होता है जैसे आगा खान में होता है। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज सॉर्ट ऑफ सेमी प्राइवेट है, उसमें कुछ हद तक होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये बात। तो 83 प्लस स्टूडेंट्स वो थे कि जिसके अंदर जिनका एडमिशन पब्लिक कॉलेजेस में हुआ। ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ उनके रिव्यूज हैं, ठीक है, जिनको यहां शेयर किया गया। इनमें से अक्सर बच्चों के जो रिव्यूज है ना वो आपको YouTube पर भी मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी अपलोड होना शुरू हो गए हैं क्योंकि हमारी जो इस साल की रिजल्ट सेरेमनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत हद तक ये जो है ना वो YouTube पर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप जब जाओगे ना, जैसे आप जब जाओगे ना मेरे बच्चे, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके आपको ऐसे रिजल्ट का सेक्शन मिलेगा इस जगह पे, MD कैट का, B कैट का, ठीक है, E कैट का। तो उसके अंदर भी आपको क्या होगा मेरे बच्चे, डिफरेंट जो रिजल्ट्स है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे रिजल्ट्स है, मैंने चंद एक कंपाइल किए हैं, बाकी सारे मैं यहाँ पे कंपाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं NED यूनिवर्सिटी के। सिर्फ मेडिकल के रिजल्ट नहीं है, इंजीनियरिंग के भी हैं। अब आते हैं NED यूनिवर्सिटी की तरफ। NED यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को दिखाने से पहले एक मैंने स्निपेट लगाया हुआ है। 18 जुलाई की न्यूज है, 18 जुलाई 2025 की, आप सर्च कर सकते हो। टाइम्स ऑफ कराची ने इसको पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि NED यूनिवर्सिटी का दाखिला टेस्ट अंदरूनी सिंध के बोर्ड्स में A1 ग्रेड लेने वाले नुमाया तलबा की अक्सरियत फेल हो गई। यानी कि इन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि अक्सर बच्चे फेल हो गए। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी ना तब तक मुझे पर्सनली लग रहा था कि यार, क्योंकि मैं ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा होता हूँ कि यार हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने भर भर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस साल NED का टेस्ट हल्का आया था, बाकी सब इदारों में भी फिर इसका मतलब अच्छी अच्छी पोजीशन होगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत फख्र भी है और खुशी भी है कि हमारे 131 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं, जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं NED यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में, 131 से ऊपर। और ये इसी साल का रिजल्ट है भाई, इसमें पिछले साल वाले नहीं है, ये इसी साल के हैं। और ये वही साल है कि जिसके अंदर ये चीज रिपोर्ट हुई है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो गए, यानी कि 100 में से 50 मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स हैं वो भी नहीं ले सकते। और इसी साल में हमने 131 से ज्यादा बच्चों को 90 प्लस में स्कोर कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ स्निपेट्स हैं, ये आपको सर हाशिम ज़िया की वॉल पे भी नजर आ जाएंगी, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे, इसमें वो बच्ची भी आपको नजर आएगी जिसका मैंने अभी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, ये वाली बच्ची नजर आ रही है, ये दिखाया था मैंने। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं आपको। अभी जब हमारी रिजल्ट सेरेमनी हुई तो हम अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे, रिजल्ट कंपाइल कर रहे थे, बच्चों को इनाम दे रहे थे, शील्ड सर्टिफिकेट दे रहे थे। अब जो शील्ड थी ना वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्राइटेरिया क्या रखें, क्योंकि हमने बहुत सोच विचार करके ना तकरीबन 800 बच्चों को दावत दी थी कि आप सेरेमनी में आए। कराची में था तो कराची से बाहर वाले तो वैसे भी नहीं आ सकते थे, लेकिन हमने बहुत सोचकर 800 बच्चों को इनवाइट किया कि आप आए और हमारे रिजल्ट में शिरकत करें। कराची के अंदर से भी सबको नहीं बुलाया, सिर्फ पब्लिक कॉलेजेस में जो बहुत अच्छे थे उनको बुलाया। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि इसमें शील्ड्स किसको दी जाए, क्योंकि आपके पास इतना बच्चा है तो आप उसमें से शील्ड्स किसको दोगे और किसको नहीं दोगे, जहन में रही ये बात। तो फिर हमने खैर उसका एक फॉर्मूला निकाला था कि आप जो है ना वो क्या करो, आप जो है ना वो स्कोर 90 प्लस और साथ में इनका मेरिट एग्रीगेट भी देखो। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमने जो है मतलब ये सारे डेफिनेटली वो बच्चे जिनका अच्छी फील्ड्स में एडमिशन हुआ, लेकिन हमने अपने पास शील्ड देने के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्ट किया था ताकि थोड़े से कम बच्चे हों। मतलब उसके बावजूद हमारी तकरीबन 350 के करीब शील्ड डिस्ट्रीब्यूट हुई थी।
तो मेरे बच्चे ये था हमारे पास एनईडी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो कि आपको बताया गया। ठीक है, ये आप ही के जैसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अर्ली स्टार्ट लिया, अच्छे से पढ़ाई करी और जो इंस्ट्रक्शंस इनको दी गई और जिस तरह से इन्हें गाइड किया गया, तो ये सिर्फ उन लोगों के चेहरे हैं कि जिनका जो स्कोर है ना ये 90 प्लस है बस। मतलब इससे नीचे वाले भी बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका स्कोर आपके पास 90 से ऊपर आया। और ऐसे ही हमारे पास हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन है। अब देखो ये मेरा बेटा हमारे पास नस्क जो कि आपकी पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, ये उसके अंदर आपके पास टॉप 300 मेरिट स्कोर वाले बच्चों की पोजीशंस आपको नजर आ रही हैं। ये सारे के सारे टॉप 300 के अंदर है। सिमिलरली मेरा बेटा ये आपके पास जीआई की आई है, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट जो कि केपीके के अंदर है। ये भी सारे के सारे आपके टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव किया। आपको ये नजर आ रहा है, ये जिनके आगे रेड रेड से बना हुआ है, ये आपके सारे के सारे बच्चे टॉप 100 पोजीशन होल्डर्स के अंदर हैं। ठीक है, इनमें से अक्सर बच्चों को जीआईकेआई ने कंप्लीट स्कॉलरशिप ऑफर की है। ये सारे आप ही की तरह के क्लास के स्टूडेंट्स हैं। फिर ये फास्ट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है और ये सारी चीजें। खैर, अब हम चलते हैं, ये फास्ट यूनिवर्सिटी वाला था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में तैयारी करवाते हैं उसके अंदर आपको क्या पर्क्स और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या क्या चीजें हैं, या कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनके अंदर हम तैयारी करा रहे होते हैं। मेरे बच्चे एक ई कैट है, एक एमडी कैट है और एक बी कैट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस यूनिवर्सिटी में टारगेट करना है और आपकी क्या स्ट्रीम रहेगी। या तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे होगे, या मेडिकल कॉलेज में, या बिजनेस कॉलेज में। ठीक है मेरे बच्चे, नंबर 1 आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। आपको क्या मिलती हैं? लाइव क्लासेस, यानी कि आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा। कंप्लीट कोर्स यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जैसे आपसे चीजें पूछी जाती हैं या जा सकती हैं, उससे रिलेटेड हर कंटेंट आपको यहां पर लाइव क्लास में कवर कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं ले पाते, क्यों सर? भाई हो सकता है आपके इलाके में बारिश हो रही हो, आपके इलाके में इंटरनेट शटडाउन हो, बिजली का ब्रेकडाउन हो, कोई भी XYZ मसला है, आप क्लास नहीं लेते, तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है विद इन 24 आवर्स। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी। सर सही है, क्लास नहीं ले सके कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और साथ में आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। क्या मतलब सर? मतलब जैसे मैं यहां पे आपके सामने चीजें लिख रहा हूं, ऐसे ही आपका जो भी टीचर पढ़ाने आएगा वो भी यहां पे लिख रहा होगा। जी सर लिख रहा होगा। तो मेरे बच्चे जब वो लिख रहा होगा तो ये जो उसके हाथ से लिखे हुए सारे नोट्स है ना, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कहां पर मेरे बच्चे? ये सारी की सारी चीज जो है ना, ये हमारे एक LMS पोर्टल के थ्रू होती है। ठीक है, मतलब जो जाहिर सी बात है, पोर्टल जिस तरह आप फेसबुक लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, वैसे ही पोर्टल है, वो लॉगिन होता है, उसका आईडी पासवर्ड होता है, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो सबको मिल जाता है। ठीक है, जब आप एडमिशन करते हो तो फिर मेरा बेटा आपको हर टीचर अपने लिहाज से क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगा, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे और अपनी जो जिस भी आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है उसके लिहाज से आपको ये मिल रहा होगा। जैसे ई कैट वाले हैं, उनको अपना क्वेश्चन बैंक मिल रहा होगा। मतलब क्वेश्चन बैंक ऑब्वियस सी बात है, ये सारा का सारा MCQs की फॉर्मेट में होता है कि जिस तरह के क्वेश्चन आपने आगे चलकर पेपर में एक्सपेक्ट करने हैं। ठीक है, जैसे पूछे जाएंगे। वीकली टेस्टिंग सिस्टम, मेरा अपना पर्सनली मानना यह है मेरे बच्चे कि आप जितने ज्यादा टेस्ट देते हो ना, आप अपने आप को उतना अच्छा प्रिपेयर करते हो। तो हमारा यहां पे वीकली टेस्टिंग सिस्टम है। वीकली टेस्टिंग सिस्टम क्या मतलब सर? आपके हर वीक में एक दिन फिक्स है जिस दिन आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्या पूछा जाता है? जो आपको पीछे वीक्स में पढ़ा दिया गया वो पूछा जाता है। आपको आपके वीकली टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपको एक हफ्ता पहले बता दिया जाता है कि भाई ये सिलेबस है, इससे रिलेटेड आपका वीकली टेस्ट फलाने दिन होगा। आपने वो वीकली टेस्ट देना है, ऑनलाइन होता है सब कुछ पोर्टल के ऊपर, आपने कहीं नहीं जाना, कहीं दौड़ना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कुछ नहीं करना, अपने घर के कंफर्ट से आपने तैयारी करनी है। जब आप टेस्ट दोगे तो मेरे बच्चे, अब टेस्ट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ गलत होंगे। आपको रिटन सॉल्यूशन भी दिया जाता है और आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है उसी टेस्ट के क्वेश्चन का कि जो आपसे टेस्ट कंडक्ट कराया गया है। तो अगर आपके क्वेश्चन गलत थे, आप अपनी गलती को यहां से सुधार सकते हो।
सर अगर हमें क्वेश्चंस पूछने हो तो क्वेश्चंस कहां पूछेंगे? मेरा बेटा लाइव क्लास में आप क्वेश्चन चैट के थ्रू पूछ सकते हो। क्लास कहां होती है सर? पोर्टल के ऊपर होती है। आप चैट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर ना हो सके, मिस हो जाए टीचर से, तो मेरा बेटा आपके पास डाउट ग्रुप्स भी होती हैं और डाउट क्लासेस भी होती हैं। डाउट क्लासेस आर क्लासेस अदर देन योर लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के अलावा ये क्लासेस हैं आपकी डाउट क्लासेस। यानी कि लाइव क्लासेस तो चलेंगी किस काम के लिए? आपका कोर्स मुकम्मल करने के लिए। डाउट क्लासेस स्पेसिफिकली डिजाइन है आपका डाउट कैटर करने के लिए। डाउट ग्रुप्स भी होते हैं कि जिसके अंदर आप अपना डाउट भेज देते हो और विद इन 24 आवर्स आपका जो डाउट है उसका आंसर कर दिया जाता है। हमारे डाउट ग्रुप की पॉलिसी इस तरह से रहती है कि हर दिन शाम में 7 बजे से रात में 11 बजे तक वो डाउट व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया जाता है। ये वो टाइम होता है कि जिसके अंदर आपके जो डाउट टीचर्स हैं, जो कि इस डाउट ग्रुप में ऐड होते हैं, वो डाउट टीचर आपके जो भी आपने दिन भर में डाउट पूछे होते हैं उनका रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। कोई डाउट आया, आपने 7 बजे से पहले ग्रुप में भेज दिया, वो 7 से 11 में आंसर हो जाएगा। कोई और डाउट आ रहा है, 11 बजे के बाद भेज दो, अगले दिन 7 से 11 में आंसर हो जाएगा। तो आपका डाउट ग्रुप इस तरीके से काम करता है। मल्टीपल रिविजन्स, ये मेरा बेटा फायदा होता है अर्ली स्टार्टर्स को। अभी हम लोग ये कोर्स शुरू करेंगे, ये कोर्स आपका खत्म करा दिया जाएगा मान लो 4-5 महीने में, फिर कोर्स शुरू होगा, क्योंकि ये बैच तो अभी शुरू हो रहा है। 2.0 पहला बैच है जो शुरू हो रहा है, मतलब 1.0 अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका अगस्त में, अब ये 2.0 शुरू हो रहा है। तो 2.0 वालों का कोर्स भी खत्म हो जाएगा 4-5 महीने में। उसके बाद क्या होगा? 3.0, 4.0, जो उन बैचेस की क्लासेस हो रही होंगी वो भी आपको पोर्टल पर मिल रही होंगी। इसका फायदा क्या होगा? आप में से वो बच्चे जो कोर्स को एक दफा मुकम्मल कर चुके हैं, वो दूसरी बार तीसरी बार कोर्स को लाइव क्लासेस में दोबारा से पूरा कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, जो कि आपको किसी भी ऑफलाइन एकेडमी में मिलने वाला नहीं है। वो एक बार कोर्स खत्म कराएंगे और आपको भगा देंगे। हमारे यहां पे अर्ली स्टार्टर्स के अंदर ये आगे वाले बैचेस में नहीं हो पाता। क्यों भाई? अब बैच 8 है, वो स्टार्ट ही जुलाई में हुआ एमडी कैट के लिए, मिसाल के तौर पे जुलाई में स्टार्ट हुआ और सितंबर में उसको खत्म करना है हमने, तो उसको तो हम एक ही बार कोर्स करा सकेंगे। लेकिन जो अर्ली स्टार्टर्स हैं उनका फायदा क्या रहेगा? वो उनके साथ भी जो कोर्स हो रहा होगा उसका भी रिवीजन कर सकेंगे इसी बैच में रहते हुए। जितनी बार कोर्स दोहराया जाएगा उनको ये सब मिल रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये बता दिया मैंने। अच्छा, ये एक और चीज है ये जो एक और चीज है ना मेरा बेटा, ये हमारा एक और प्लस पॉइंट है जो कि आपको और जगहों पे नहीं मिलता। क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पेस पे पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट पेस के ऊपर। देखो, एक तो बैच चल रहा है आपका लाइव क्लासेस, उसमें टीचर आपको अपने लिहाज से पढ़ाएगा, इसको हम कहते हैं टीचर पेस सेशन। ये सर बहुत सा बच्चा ऐसा होता है, खास तौर पे जो इंप्रूवर होता है, वो चाहता है कि सर मैं अपने पेस पे पढ़ूं, आप मुझे कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग दे दें, मैं टेस्ट देता रहूंगा, आप मुझे प्रैक्टिस मटेरियल दे दें, सब कुछ दे दें, मैं आपके टेस्ट देता रहूंगा, लेकिन पढ़ना मैंने अपनी स्पीड पर है। सर बिलाल वेक्टर पढ़ा रहे, मैंने वेक्टर नहीं पढ़ना, मैंने कुछ और पढ़ना है। पढ़ ले भाई। तो आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, और ये भी ऐसा नहीं होता कि पुरानी रिकॉर्डिंग आपको चिपका दी कि ये 2024 की रिकॉर्डिंग है, 2024-25 के सेशन की। यानी कि मेरा बेटा जो सेशन अभी खत्म हुआ ना, अब ये 25-26 का सेशन है, तो इसका मतलब 24-25 वाला सेशन एंड हो गया। तो 24-25 वाले सेशन की कंप्लीट रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको डे 1 से मिलेगा। ये सब चीजें शामिल है, डे 1 से मिलेगा। अगर जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है आप उससे आगे पढ़ना चाहते हो, कॉलेज में कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़ना चाहते हो, कोचिंग में कुछ पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास डे 1 से कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग का एक्सेस मौजूद है, पुराने सारे टेस्ट का एक्सेस मौजूद है, पुराने सारे फुल लेंथ पेपर्स का एक्सेस मौजूद है। तो पढ़ो और तैयारी करो, पढ़ो और टेस्ट दो, पढ़ो और अपने आप को इवेलुएट करो। और क्या है? इसी तरीके से मेरा बेटा, ये पिछले सालों में हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी जो हमने इस साल इंक्लूड करी है। हमारे पास एकेडमिक काउंसलर या कोऑर्डिनेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। एकेडमिक काउंसलर वो पर्सन है जो कि आपको गाइड करेगा कि सर मैंने एमबीबीएस नहीं करना, मैंने बीडीएस नहीं करना, मुझे मेडिकल की कोई और फील्ड बताएं। गाइड करेगा। सर मेरा एनईडी यूनिवर्सिटी का मेरिट नहीं बन रहा, मुझे आप बताएं अब मैं क्या करूं, मेरी ये परसेंटेज है, आप मुझे बताएं मेरे लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेटर है, मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में, बताएं कौन सी यूनिवर्सिटीज ये ऑफर करती हैं, मेरा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है लेकिन नस में नहीं मिला मुझे,
एनईटी में नहीं मिला, यूईटी में नहीं मिला, अब बताएं मैं कहां पे जाऊं। तो ये एकेडमिक काउंसलर भी आपके पास अवेलेबल रहता है। फिर मेरा बेटा हमारे पास जब कोर्स मुकम्मल हो जाता है हमारे पास फुल लेंथ पेपर्स चलते हैं। ये जो फुल लेंथ पेपर होते हैं ये उसी पैटर्न पर कंडक्ट किए जाते हैं जिस यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है। मान लें एक बच्चा है वो कहता है कि मैंने यूईटी लाहौर का पेपर देना है, तो उसके यूईटी के पैटर्न के ऊपर जैसे उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे मॉक्स कंडक्ट करते हैं। एक बच्चा है वो बोलता है मैंने आगा खान का पेपर देना है, तो आगा खान के पैटर्न के ऊपर मॉक कंडक्ट होता है। एक है वो बोलता है मैंने नम्स का पेपर देना है, तो नम्स के पैटर्न में मॉक कंडक्ट होता है। तो ये सारे फुल लेंथ पेपर है। अच्छा, इसके साथ जो 2024-25 के फुल लेंथ पेपर है वो भी आपको सारे के सारे एक्सेस मिलेंगे डे 1 से। यानी कि 25-26 के फुल लेंथ पेपर तो तब होंगे ना जब 25-26 का टीचर कोर्स मुकम्मल करेगा। अगर कोई पहले से फुल लेंथ देना चाह रहा है, कोई इंप्रूवर है तो दे, अच्छी बात है। तो आपको डे 1 से पुराने फुल लेंथ पेपर भी मिलते हैं। और क्या है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल में मैं आता हूं, सबसे बढ़ के जो मेरा पॉइंट है ना मेरे बच्चे, वो फैकल्टी है। हमारे सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फैकल्टीज मौजूद हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, बायो की हो, इंग्लिश की हो, कंप्यूटर की हो, एलआर की हो, जर्नल मैथ्स की हो, बिजनेस इंग्लिश की हो, बिजनेस मैथ्स की हो, उन सब को मैं पर्सनली इंडक्ट करता हूं अच्छे से एक थॉरो प्रोसेस से गुजार के। तो मुझे पता होता है कि यह बंदा एप्टीट्यूड पढ़ाने के काबिल है या नहीं है। अगर वो बंदा एप्टीट्यूड पढ़ाने के काबिल नहीं है तो वो कभी हमारी फैकल्टी का या पीकेएम मैथ फिजिक्स की फैकल्टी का कभी पार्ट नहीं बन सकता। तो आप इसके ऊपर आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हो कि अगर हम आपको कोई फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस लेवल की होने वाली है। ठीक है, वैसे तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी अभी करंट बैच 1.0 की क्लासेस चल रही हैं उसके 2 से 3 जो डेमो लेक्चर्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उसको आप देख सकते हो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। टाइम टेबल के ऊपर आते हैं। टाइम टेबल हमारा कैसे रहता है, अब जरा यहां गौर से देखना। हम हर बच्चे को कैटर करके चलते हैं। हर बच्चे को कैटर करने से क्या मुराद है, आप यहां टाइम टेबल देखो मेरा बेटा, यहां टाइम टेबल में टॉप पे क्या लिखा हुआ है, ये ईकेट बीएस का टाइम टेबल है उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने नेट 1 नेट 2 तक कोर्स मुकम्मल करना है। क्या मतलब सर, नेट 1 होता है दिसंबर में, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद आपका नेट 1 है। नेट 2 होता है फेब में, 5 महीने के बाद है। तो आप देखो हमने उनकी क्लासेस ज्यादा लगाई हैं। आप देखो यहां पे फिजिक्स भी 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखो एक टीचर ये रहे, एक टीचर यहां पर है, जो ब्रैकेट में आर लिखा हुआ है, एक टीचर यहां पे मेरे बच्चे देखो ये रहा, 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। इनको मैथ्स भी 2 लोग पढ़ा रहे हैं, एक देखो ये रहा जिसमें आगे ए लिखा हुआ है, एक देखो ये रहा जिसमें आगे एच लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह इनको केमिस्ट्री भी 2 लोग पढ़ा रहे हैं, एक देखो आगे जिसमें ये एस एच लिखा है, एक देखो जिसमें ये एस डी लिखा है। यानी कि जहां जहां पे कोर्स को दिसंबर फरवरी तक मुकम्मल करने के लिए हमें 2 टीचर्स की जरूरत थी, हमने वहां 2 टीचर लगा। लेकिन जाहिर सी बात है हर बच्चे का नस में नहीं जाना होता, तो कोई लाजमी नहीं है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाला शेड्यूल फॉलो करो, आप ये शेड्यूल फॉलो करो। ये आपको खाली खाली नजर आ रहा होगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस आपकी वीकेंड के अंदर है, और अगर वीकडे में है भी तो रात 9:30 बजे के बाद है। ये उन बच्चों के लिए देखो लिख के दिया हुआ है, ये उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और उनका एंट्रेंस टेस्ट मई या जून या जुलाई में आ रहा है, मई या जून या जुलाई में आ रहा है। तो देख लो, आपने ये सब पढ़ना है, आपको 2-2 टीचर के साथ पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आप एक टीचर से पढ़ो, क्यों 2 टीचर से पढ़ते हो। और जो यहां पे 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं इनका भी ब्रेकडाउन ऐसे रखा हुआ है कि दिसंबर तक एक टीचर क्लास 11 का कोर्स पढ़ाएगा, एक टीचर क्लास 12 पढ़ाएगा। दिसंबर के बाद स्वैपिंग हो जाएगी। लेट से सर बिलाल पढ़ा रहे हैं फिजिक्स अभी क्लास 12 की, वैसे मैं पढ़ा भी 12 की रहा हूं अपने बैच में, 12 की पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद जब मेरा एक बार क्लास 12 मुकम्मल हो जाएगा तो मैं क्लास 11 पे आ जाऊंगा, और जो टीचर अभी क्लास 11 पढ़ा रहा है वो कहां चला जाएगा, क्लास 12 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। अब इसी तरह से हमारे पास ये मेडिकल का है, देखो मेडिकल का हमने और खाली खाली रखा है, सही है। हाँ, मेडिकल के अंदर सर आपने 2-2 टीचर्स क्यों प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि आपने जो हमें शुरू में शीट दिखाई थी उसमें तो ये था कि मेडिकल का एग्जाम होता है सितंबर में जाके, तो फिर इनके 2-2 टीचर्स क्यों, एक टीचर तो काफी है ना भाई। देखें आप ये टीचर रखे ना, ये वाला टीचर क्यों दिया हुआ है फिजिक्स का, ये क्यों दिया हुआ है आपने। सिमिलरली आप केमिस्ट्री का ये एक रख देना, ये वाला क्यों दिया हुआ है आपने, सही है। तो आपने 2-2 टीचर हमें क्यों दिए, इसलिए कि मेरा बेटा मेडिकल के अंदर भी आप में से अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं।
यानी कि आप में से वो बच्चे भी हैं कि जो इंप्रूवर्स हैं, जो गैप ईयर के हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दो टीचर्स हैं। वो चाहे तो दोनों से पढ़े, चाहे तो किसी एक से पढ़े। आप में से जो फ्रेशी है, पहली बार पढ़ रहा है, वो पहली बार इंटरेस्ट टेस्ट देगा, तो वो किसी एक टीचर से पढ़े। आपको ये सब चीज हम गाइड करते हैं कि आप किस टीचर से पढ़े और किस टीचर से ना पढ़े। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, ये जैसे जहां बी लिखा हुआ है, ये मेरी क्लासेस है। एक बच्चा है वो फिजिक्स में सिर्फ मेरी क्लासेस फॉलो करता है, और केमिस्ट्री में ये वाले जो टीचर हैं जिनके आगे ये SH लिखा हुआ है, इनकी क्लासेस फॉलो करता है, और ये वाली क्लासेस फॉलो नहीं करता, और ये फिजिक्स R वाली क्लासेस भी फॉलो नहीं करता। तो बताएं कि क्या सर इसका कोर्स पूरा होगा? ऑब्वियसली पूरा होगा, ऑब्वियसली पूरा होगा, क्योंकि हर टीचर कंप्लीट कोर्स पढ़ाएगा। बस फर्क क्या है, जैसे मान लो पहले मैं 12th पढ़ा रहा हूं, फिर 11 पढ़ाऊंगा, ये वाले साहब पहले 11 पढ़ा रहे हैं, फिर 12 पढ़ाएंगे। सर ऐसे क्यों रखा है? ताकि बच्चे को मल्टीपल ऑप्शन दिए जा सके। जो गैप ईयर वाला है उसका भी नुकसान ना हो, मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल हो, और जो करंट बैच का बच्चा है, फ्रेशी है, उसका भी टाइम का फॉलो ना हो। वो ये ना बोले सर शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया। देखो आपको हमने ये सारे दिन फ्री कर दिए। जो फ्रेशी बच्चा है, यहां सिर्फ बायो की एक क्लास है, बाकी सब फ्री कर दिया आपका। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपकी सारी क्लासेस हमने किसमें रखी हैं? सिर्फ सैटरडे और संडे को। मेरे बच्चे अगर व्हाइट कोट हासिल करना है तो कुछ तो करना होगा। व्हाइट कोट इसलिए कह रहा हूं कि ये टाइम टेबल किसका है? MD कैट का है। तो सैटरडे संडे थोड़े बहुत तो कुर्बान करने होंगे। जो गैप ईयर वाले हैं वो उनको मैं रिकमेंड करता हूं आप दोनों टीचर से पढ़ो। क्यों? आपका 11 और 12 पैरेलल में चलेगा, आप साथ में अपना कोर्स मुकम्मल करना, और जब बाकी के लोग सोच रहे होंगे कोर्स मुकम्मल करने के लिए, तब तक आप 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होने चाहिए। सही है? जो एक टीचर से पढ़ेगा उसका भी कोर्स हम मई तक मुकम्मल करवा देंगे, क्योंकि अगर आपने गौर से देखा हो तो यहां पे ये वाला जो था, ये क्या लिखा हुआ था? फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स के जिनका टेस्ट मई में है या जून में है, जुलाई में, कुछ कुछ इन्हीं जैसा शेड्यूल मेडिकल वालों को भी हमने दिया हुआ है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास किसका होता है? बी कैट का होता है। उसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस इंग्लिश और बिजनेस मैथ्स। ठीक है मेरे बच्चे? और हर सब्जेक्ट की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो भी आपको क्या होता है? मिलती जा रही होती है। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको शुरू में कुछ चीजें बताई थी, फैकल्टी, आप कहां पे टाइम बेटर मैनेज कर सकते हो, किसकी रिजल्ट हिस्ट्री अच्छी रही है, इतने सारे पोजीशंस को लेकर। अब मैं यहां तक बताने के बाद दावे से कह सकता हूं कि कोई एक भी ऑफलाइन कोचिंग आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी इतनी सारी रिजल्ट हिस्ट्री रही हो, इतनी अच्छी। अब बच्चे क्या बोलते हैं, अक्सर जो प्रॉब्लम आता है ना, सर ऑनलाइन में पढ़ाई हो सकेगी या नहीं? बच्चे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक मोबाइल, एक टैबलेट और एक लैपटॉप की मदद से पढ़ाई कर सकते हो तो आराम से आपकी तैयारी होगी और आपकी सिलेक्शन हम निकलवा के देंगे। जैसा कि मैंने आपको यहां पर इन जगह पर इतने सारे बच्चे दिखाए कि जो पोजीशन होल्डर्स थे, ये सारे आप ही की तरह के बच्चे थे जो कि पोजीशन होल्डर्स में से बने थे। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये था। अब अगला सवाल कि सर इस पूरे बैच की फीस क्या है और इसके लिए आप क्या चार्ज करते हैं? जितनी आपने जो आपने फैसिलिटीज गिनवाई हैं उसके लिहाज से अगर हम मार्केट में जाएं तो कम से कम भी 70 से 80 हजार फीस चल रही है। आप ऑनलाइन हैं 10 हजार कम कर देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? मेरा बेटा हमारे पूरे बैच की जो फीस है ना, ये 7,500 रुपए। सही है? अब बहुत सारे लोगों को तो पहले दफा में यकीन ही नहीं आता। ये पूरे बैच की फीस है मेरा बेटा 7,500 रुपए। वन टाइम पेमेंट करनी है, ये हर महीने नहीं देनी, हर हफ्ते नहीं देनी, साल में 4 बार नहीं देनी, 3 बार नहीं देनी, 1 बार देनी। इसी वन टाइम फीस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज इंक्लूड है जो मैंने गिनवाई हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, डाउट ग्रुप, डाउट टीचर, प्रैक्टिस शीट, वीकली टेस्ट, रिटन सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, डे 1 से कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, पोर्टल का एक्सेस, सब चीज, ईच एंड एवरीथिंग इसी के अंदर है। क्लियर हो गया? ये आपके पास कंप्लीट कोर्स की फीस है। अच्छा बच्चे बहुत सारे ना ये वाला फरमाइशी प्रोग्राम भी लेकर आते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, सिर्फ केमिस्ट्री, कोई इशू नहीं है, फीस यही है। आप चाहे सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, चाहे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो, सिर्फ बायो पढ़ो, सिर्फ मैथ्स पढ़ो, सिर्फ LR पढ़ो, या सिर्फ टेस्ट सेशन लो, या सिर्फ एकेडमिक काउंसलर से राब्ता करो, फीस यही है। इससे कम अगर करना पॉसिबल होता, मैं आप सबके लिए बगैर बोले कर चुका होता। ये समझ लो कि बिल्कुल ब्रेक इवन है मेरा, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता।
ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास ये जितनी फैकल्टीज पढ़ाती हैं, आपको आइडिया होगा जब आप देखोगे ना, तो ये सारी वो फैकल्टीज हैं जो कि महीने का 5-5, 6-6 लाख रुपया किसी एक इदारे से ले रहे होते हैं। तो जब मैं इनको हायर करता हूं, मैं बता देता हूं भाई मेरे साथ जुड़ना है तो विजन से जुड़ना, ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी फीस ज्यादा नहीं है इतनी। जाहिर सी बात है अगर मैं 70-80 हजार चार्ज कर रहा होता तो मैं भी इतने पैसे दे सकता, लेकिन मैं इतने चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है मेरे बच्चे, पेमेंट के क्या क्या तरीकेकार हैं? आपको एक बैंक अल्फला का तरीका गिवन है, ठीक है, एक आपको मीजान बैंक का तरीका गिवन है, एक आपको जनाबे वाला इजी पैसा जैस कैश का भी तरीकाकार यहां पे गिवन है, ठीक है, यू पैसा का। आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ है, अकाउंट टाइटल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो तसल्ली के साथ, और आप पेमेंट करोगे। ठीक है मेरे बच्चे, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? क्लासेस मेरा बेटा 8 अक्टूबर से स्टार्ट है। क्लासेस 8 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो पैसे जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? आप 7 अक्टूबर को भी करा सकते हो, 8 को भी करा सकते हो, 15 को भी करा सकते हो, कोई आखिरी तारीख नहीं है। क्यों सर? भाई जो बच्चा 15 तारीख को आएगा तो जो एक हफ्ता उसका निकल जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग तो उसे मिलेंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग उसे मिलेंगी, वो कवर कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेहतर यह होता है कि जब बैच शुरू हो आप साथ में चलो ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो सके। ठीक है, तो जब आप फीस को डिपॉजिट कर दोगे तो आपने क्या करना है? अपना नेम, अपना ईमेल, अपना बैच, अपना टारगेट, यूनिवर्सिटी, ट्रांजैक्शन की आईडी और ट्रांजैक्शन की स्लिप, आप जब भी पैसे जमा कराओगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, चाहे आप बैंक में जाके जमा कराओ या आप ऑनलाइन किसी मर्चेंट के थ्रू जमा कराओ, आपको वो रसीद जरूर देगा। इजी पैसे के थ्रू करोगे, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं इजी पैसे के थ्रू आप लोग ना जाओ, ठीक है, आप किसी बैंक के थ्रू जाओ, वो ज्यादा सिक्योर और सेफ रहता है, तो आपको रसीद मिलती है। आप इजी पैसे के थ्रू भी बैंक में भेज सकते हो तो आपको रसीद मिलती है, ठीक है। उस रसीद का एक स्क्रीनशॉट आप भेजोगे हमें ताकि पता चल जाए कि आप फीस जमा करा चुके हो, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है। ये मेरा नंबर नहीं है, परेशान नहीं होना, ये एडमिन वालों का नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज आपने पूछनी है, मैंने उसके लिए भी एक नंबर दिया हुआ है 030727327559। इस वाले नंबर पे सिर्फ फीस की ट्रांजैक्शन डिटेल्स कलेक्ट होती हैं। आपकी कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे अपना मैसेज भेज सकते हो, आपको सारी डिटेल भेज दी जाएंगी। क्लियर हो गया? इस पे भी भेज दोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन आपने कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी, आपको समझना है, कोऑर्डिनेटर से बात करनी है कि सर मुझे ये गाइड कर दें कि इस बैच में मेरा ये एक इशू है जो सर बिलाल ने एड्रेस नहीं किया यहां पर, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे कॉलिंग बंद है, आप नहीं करो, ठीक है। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल की टाइमिंग भी आगे मेंशन है। अगर आपने डायरेक्टली मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी आपको दे रहा हूं, physics@bilalzia@gmail.com। इसके ऊपर आप भेजोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, वरना इन दोनों में से कोई भी नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसको डील कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फीस मैंने बता दी, अपनी पूरी रिजल्ट हिस्ट्री शेयर कर दी। तो मिलते हैं हमारे बैच के अंदर।